को माननीय न्यायालय सीजेएम संभल स्थित चंदौसी के आदेश के अनुपालन में कुर्क किया जाता है। नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। ये अपना भारत है, भारत जिसकी सरजमीन राम, कृष्ण, शिव के साथ जानी जाती है, साधु संतों सन्यासियों से जानी जाती है, हमसे आपसे जानी जाती है, हर भारतवंशी, हर भारतवासी से जानी जाती है। लेकिन केवल उत्तर प्रदेश नहीं, केवल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ नहीं, इस पूरे देश में एक ऐसा अभियान चल रहा है जिसे हम सब देखते हैं, हम सब अपनी आंखों से देखते हैं। और देखते देखते स्थिति यह बन गई है कि हिंदुस्तान की जो जमीन है, भारत की जो जमीन है, वो अतिक्रमणकारियों के चंगुल में इस कदर फंस गई है कि सरकार अगर उसे वापस लेना चाहे तो उसको भी बहुत बड़ी कवायद करनी पड़ती है। और इस सब के बाद रही सही कसर अदालतों से पूरी हो जाती है। अतिक्रमण हमारे देश की, हमारे प्रदेश की एक ऐसी समस्या है जो नासूर बन चुकी है। उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर गरज रहा है, ब्रांड है। योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको बुलडोजर बाबा के नाम से भी जाना जाता है। और ये बुलडोजर बाबा जो उनका नामकरण हुआ, ये ऐसा नहीं कि किसी मजाक में या उनको केवल कहने के लिए कह दिया गया। आम जनता जिस तरीके से त्रस्त है अतिक्रमण से, और खास तौर से उन सरकारी जमीनों पर कब्जा जो हमारे या आपके लिए या तो ऐसी जमीन है जहां पर किसी वो वन क्षेत्र की जमीन हो सकती है, उसमें ग्रीन एरिया डेवलप करने की बात हो सकती है, वो सरकारी जमीन हो सकती है जहां पर कोई बड़ा प्रोजेक्ट आ सकता है। ऐसी हर जमीन को चिन्हित किया जाता है, कागज बदले जाते हैं, ना भी बदले जाएं तो वहां पर कुछ ऐसे लोग पहुंच जाते हैं जो जमीन अपने बाप की मान करके बैठते हैं और उस जमीन पर केवल कब्जा ही नहीं करते हैं, इमारतें तामीर हो जाती हैं। बुलडोजर की कार्रवाई भले सुप्रीम कोर्ट तक विवादों में रही हो, लेकिन उसको लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत कुछ गाइडलाइन भी जारी कर चुकी है। उत्तर प्रदेश में अतिक्रमणकारियों और माफिया के अंदर दहशत पैदा करने के लिए बुलडोजर एक्शन लिया गया और जो संदेश दिया गया उससे वो काफी चर्चा में है। वैसे तो यूपी के हर जिले में, 75 जिले हैं अपने, हर जिले में, और छोड़ दीजिए जितने मोहल्ले हैं, जितने इलाके हैं, कॉलोनीज हैं, हर जगह जहां जो जगह छूटी है वो सरकारी हुई और उस सरकारी जमीन पर अतिक्रमण है। यूपी के हर जिले में अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिससे हजारों एकड़ जमीन अतिक्रमण से मुक्त भी हुई है। लेकिन बुलडोजर की कार्रवाई उन जिलों में सबसे ज्यादा चर्चा में है जहां पर आरोपी किसी बड़ी घटना में संलिप्त रहता है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में एक से एक बड़े माफिया की आर्थिक रूप से कमर तोड़ने के लिए यह कार्रवाई की, जो अपने आप में मिसाल बनी। भले ही कुछ बुलडोजर एक्शन विवादों में रहे हों और विपक्ष की तरफ से उनको लेकर कई तरीके के सवाल भी उठाए गए हों, लेकिन आपराधिक घटनाओं और उनसे संलिप्त माफियाओं पर जिस तरीके से योगी सरकार ने कार्रवाई की, वो कानून का राज कायम करने के लिए पहला कदम है, काफी नहीं है। उत्तर प्रदेश का संभल जिले में 2024 में हिंसा हुई थी, आपको ध्यान होगा, और वो हिंसा पूरे देश में बड़ा मुद्दा बनी थी। 4 लोगों की मौत भी हुई थी, जो फायरिंग हुई 4 लोगों की मौत भी हुई। इस घटना की जांच हुई, हिंसा में शारिक साठा का नाम निकलकर सामने आया। वजह क्या थी कि जिस तरीके से एक मस्जिद, आमतौर पर बनता यही है, मस्जिद बनेगी, मज़ार बनेगी, मदरसा बनेगा, मस्जिद थी,
है। वहां जो अतिक्रमण हुआ उसको हटाना था। हजारों लोगों की भीड़, पुलिस को 3 तरफ से घेरा गया। बड़े पुलिस के अधिकारी, किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, किसी का सर फटा, पलट करके कार्रवाई हुई। गोलियां चली दोनों तरफ से। पुलिस ने अपनी सुरक्षा में गोली चलाई और उधर से पुलिस पर हमले की नियत से गोली चलाई गई। मर गए 4। योगी सरकार ने उसी शारिक साठा को, जो इस पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड है, उसी शारिक साठा को सबक सिखाने के लिए जोरदार कार्रवाई की है। शारिक साठा का संभल जिले में हिंसा में नाम सामने आया। शारिक साठा पर 5 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। वो दुबई में बैठा है। आप समझ सकते हैं कि अपराध हिंदुस्तान में, वो या तो पाकिस्तान भाग जाएगा, नहीं तो बांग्लादेश भाग जाएगा, नहीं तो दुबई भाग जाएगा। फिलहाल शारिक साठा दुबई में है। इतना ही नहीं, शारिक साठा बहुत ही शातिर किस्म का अपराधी है और ये जांच में सामने आया है कि उसने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से भी संबंध बना रखे हैं। फिलहाल कुछ बयान हैं, पहले उनको सुन लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। किसी ने युवाओं के सपने में रोड़ा बनने का काम किया तो उस रोड़े को जबरन हटाने का काम करके, उस बैरियर को जबरन हटाने का काम सरकार करेगी और बैरियर बनने वालों की संपत्ति को जब्त करके गरीबों में बंटवाने का काम भी सरकार करेगी। यूपी का सवाल है। हमने आपने जो बुलडोजर चलते देखा है, बुलडोजर चलाए सबसे ज्यादा पीडीए पर। अगर पूरी गिनती करोगे आप, सबसे ज्यादा पीडीए समाज के लोगों पर अन्याय, सबसे ज्यादा पीड़ित किए गए, सबसे ज्यादा दुखी किए गए, वो सब पीडीए वाले हैं जिन पर बुलडोजर चला। जनपद संभल में 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा, जो कि यहां से 2020 में भारत से फर्जी पासपोर्ट के माध्यम से भाग के दुबई चला गया था। उस व्यक्ति की कई राज्यों की पुलिस को तलाश है। इसके ऊपर 69 मुकदमे विभिन्न राज्यों में दर्ज हैं। 24 नवंबर 2024 को यहाँ पे जो हिंसा हुई थी उसका ये मास्टरमाइंड है। जंगी ऐप के माध्यम से अपने गुर्गों से बात करता था। इसका एक गुर्गा, मुख्य गुर्गा, जिसका नाम गुलाम है, वो अभी वर्तमान में मुरादाबाद जेल में बंद है। इन सब लोगों के द्वारा इस घटना को कारित किया गया था। इस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के भरपूर प्रयास किए गए। इन सभी प्रयासों के बावजूद पुलिस है वो अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं कर सकी। तो इसलिए माननीय न्यायालय से 2 केसों के अंदर इसके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई है, वो भी करवाने के लिए आग्रह किया गया। शारिक साठा अंतर्राष्ट्रीय वाहन चोर भी है। गाड़ियां अगर आपकी चोरी हुई हों तो ये भी हो सकता है कि शारिक साठा या शारिक साठा के किसी गुर्गे ने या इसी के गैंग ने वो गाड़ी चोरी की हो। अब साठा नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये गाड़ी चोरी करने के बाद इतनी तेज चलाता था कि मोड़ पर भी 60 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ियां निकाल ले जाता था। तो इसका नाम इसके गैंग वालों ने साठा रख दिया, शारिक साठा हो गया। फिलहाल दुबई में है, काम पूरे 2 नंबर के। कुर्की हो रही है, कई दर्जन मामले इसके ऊपर दर्ज हैं। अब कुर्की के बाद इसका जो अवैध निर्माण है उसको भी धीरे धीरे गिराया जाने की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। आज जो चर्चा हम करने वाले हैं उसमें मुख्य मुद्दा यही है कि एक तो सरकारी ज़मीनों पर अतिक्रमण करोगे, अतिक्रमण करने के बाद उस पर राजनीति होगी, अदालतों से स्टे ले आया जाएगा। सवाल इस बात का है कि जो देश की ज़मीन है, जो प्रदेश की ज़मीन है, जो सरकार की ज़मीन है या जो सार्वजनिक हित की भूमि है, उस पर यह अतिक्रमण आखिर होता क्यों है? और ये शहर शहर हो रहा है, गांव गांव हो रहा है। नेपाल की सीमा से उत्तर प्रदेश के जितने ज़िले लगे हैं हर जगह हो रहा है। हम इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ अविल अल मलिक हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हाजी रबीउल्लाह अंसारी हैं, मंसूरी हैं, माफ़ कीजिएगा, नेता हैं AIMIM के। आप दोनों लोगों का बहुत स्वागत है। मंसूरी साहब, सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूंगा कि ये जो बुलडोजर की कार्रवाई उत्तर प्रदेश में चल रही है और खासतौर से ये जो संभल में कार्रवाई हुई है, इसको लेकर के बड़ी विपक्ष की नाराजगी है और बड़ा इसमें नाराजगी जताई जा रही है कि सरकार ये कार्रवाई ठीक नहीं कर रही है। अरे जमीनों पर कब्जा है, जमीनें सरकारी हैं, तो हटेंगे नहीं क्या? ये जो कार्रवाई हो रही है सही हो रही है
और कार्रवाई। मंसूरी साहब, आपकी आवाज में कुछ तकनीकी दिक्कत है, मैं आपके पास आता हूं। मैं पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के पास हो आता हूं, उतनी देर में आपको आवाज आएगी तो आप सुनिएगा उस चीज को। आवाज में आपकी कुछ दिक्कत हो रही है। अविरल जी, जिस तरीके से विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि जितनी कार्रवाई हुई है वो सब पीडीए को प्रताड़ित करने के लिए हुई है, क्या कहेंगे? जी नहीं, देखिए, अगर बात कर ली जाए पीडीए की, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, तो पीडीए समाज में आखिर इन्हें अपराधियों को क्यों गिना जाता है? भाई सवाल इनसे बनता है, ये पीडीए में कहां से आ गए? अपराधी को हम अपराधी के नजरिए से देखते हैं, अपराधी के चश्मे से देखते हैं, बलात्कारी को बलात्कारी के नजरिए से देखते हैं, लेकिन इसमें मजहब ढूंढने लगते हैं कुछ लोग इसमें धर्म ढूंढने लगते हैं, कुछ लोग इसमें रिलीजन ढूंढने लगते हैं। तो मैं समझता हूं पूर्ण रूप से गलत है। ये लोग जो वोट बैंक पॉलिटिक्स करने का काम करते हैं और एक नैरेटिव सेट करने का काम करते हैं, ये पूर्ण रूप से गलत है। हम कानून के आधार पर कार्रवाई करते हैं, डंके की चोट पर करते रहेंगे। अपराधी चाहे कोई भी हो, निश्चित रूप से उसके ऊपर कठोरतम कार्रवाई होगी। और ये बिल्कुल लीगल है। जो बुलडोजर की बात की जाती है, बुलडोजर कल भी चलता था, आज भी चलता है और डंके की चोट पर उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से चलता रहेगा। ये पूर्ण रूप से कानूनी है। म्युनिसिपैलिटी एक्ट को पढ़ लेना चाहिए, उसमें भी स्पष्ट लिखा है। अगर बुलडोजर की बात कर ली जाए तो बुलडोज करना लीगल है, अगर डेमोलिश करना लीगल है, अगर कोई भी लीगल प्रॉपर्टी है, इलीगल कंस्ट्रक्शन है, तो उसे डेमोलिश किया जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके साथ साथ अगर बात कर जाए विस्तृत रूप से अवैध कब्जों की, तो अवैध कब्जों को मुक्त कराना निश्चित रूप से सरकार का दायित्व है, सरकार की जिम्मेदारी है। और उस दायित्व को, उस जिम्मेदारी को निभाने का, उसका निर्वाह करने का कार्य उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली अभूतपूर्व सरकार मजबूती के साथ कर रही है। तो मैं समझता हूं कुछ लोगों को पेट में दर्द हो रहा है, समस्या हो रही है, वो होती रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि जो धरातल की बात अगर कर ली जाए तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश का गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित, दलित, महिला, युवा, बेरोजगार, बुजुर्ग सब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, इसमें किसी रूप में दो राय नहीं है। और हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सबके लिए निश्चित रूप से काम करते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास, इस नारे को केवल हम बोलते नहीं है, धरातल पर इंप्लीमेंट और एग्जीक्यूट करने का काम करते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात कर ली जाए, विश्वगुरु भारत की बात कर ली जाए और उत्तर प्रदेश की अगर बात कर ली जाए तो मजबूत उत्तर प्रदेश का निर्माण किस रूप में हो, नंबर एक उत्तर प्रदेश का निर्माण किस प्रकार से हो, इसकी चिंता करने का कार्य योगी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से किया जा रहा है। और जहां तक विषय है उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश में न भ्रष्टाचारी के लिए कोई स्थान है, न बलात्कारी के लिए कोई स्थान है, न किसी प्रकार से किसी रूप में अपराधी के लिए किसी रूप में कोई स्थान है, न माफियाओं के लिए कोई स्थान है, न लैंड माफियाओं के लिए कोई स्थान है, ना एक तरीके से जिहादियों के लिए कोई स्थान है, ना आतंकवादियों के लिए कोई स्थान है। और जिहाद विभिन्न प्रकार का है, ना लैंड जिहादियों के लिए उत्तर प्रदेश में कोई स्थान है, ना थूक जिहादियों के लिए उत्तर प्रदेश में कोई स्थान है। सबके ऊपर कठोरतम कार्रवाई होती थी, होती है और भविष्य में भी होती रहेगी। जो अपराध करेगा उसे कानून के माध्यम से हम सजा दिलवाने का, सुनिश्चित करने का काम निश्चित रूप से करेंगे। और अगर बात करी जाए लॉ एंड ऑर्डर का, तो लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार का दायित्व है, उसे हम निर्वाह कर रहे हैं। और राज्य सूची के अंतर्गत कानून व्यवस्था का विषय आता है और पुलिस की जिम्मेदारी है, ये दायित्व है कि अपराधी को पकड़ के गिरफ्त करके, उसे गिरफ्त में लेकर गिरफ्तार करके कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करें और निश्चित रूप से जेल में एक तरीके से पहुंचाने का काम करें और सजा हो, ये सुनिश्चित करवाने का काम पुलिस करे। ये पुलिस की जिम्मेदारी बनती है, तो पुलिस करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल। अब हम रुख करते हैं हाजी रबीउल्लाह मंसूरी जी का। मंसूरी साहब, मेरी आवाज आपको आ रही है? हाजी साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिस तरीके की कार्रवाई उत्तर प्रदेश में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ हो रही है, उसको आप किस नजर से देख रहे हैं? अनम्यूट करिए, आपने अपनी आवाज खोली नहीं इधर। हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है मंसूरी जी से। मंसूरी जी, मैं दोबारा कोशिश करता हूं कि हम आप तक वापस आ पाएँ, जुड़ पाएँ, आपकी आवाज़ हम तक पहुंच पाए। अविरल मलिक जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये पूरी कार्रवाई हो रही है, अवैध अतिक्रमण हट रहा है, ये एक बात है,
लेकिन अवैध अतिक्रमण जब होता है तब कहां रहते हैं सरकारी नुमाइंदे, और जिनकी सरपरस्ती में यह अवैध अतिक्रमण हुआ है उनका क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, निश्चित रूप से आपका एकदम सही सवाल है, एकदम जायज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर बात कर जाए सरकारी मुलाजिमों की, जो अधिकारी हैं वहां उस क्षेत्र में, वो भी उतने ही अपराधी हैं। अगर कोई ऐसा अधिकारी है जिसके नेतृत्व में इस प्रकार की घटना घटित हुई और एक तरीके से उसने शह देने का काम किया, तो उसमें जांच की जाती है और जांच के आधार पर जिस भी अधिकारी का नाम शामिल होता है, नाम आता है, उसके ऊपर कठोरतम कार्रवाई की जाती है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है और की जाएगी, किसी को किसी रूप में नहीं बख्शा जाएगा। अगर कोई अधिकारी वहां रहा, उसकी त्रुटि है, उसने नेग्लेक्ट किया या नेग्लेक्ट हुआ, तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों के विरुद्ध भी कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। जो भी चौकी इंचार्ज संबंधित रहे, जो भी थाना प्रभारी रहे उस दौर में, उस समय में, तो उन लोगों की जिम्मेदारी निश्चित रूप से बनती है। और लैंड की अगर बात करी जाए, संबंधित एसडीएम कौन रहे और उनकी क्या जिम्मेदारी थी, क्या नहीं थी, नायब तहसीलदार, पटवारी, आखिर कौन रहे, तो निश्चित रूप से वो सब जिम्मेदारी सुनिश्चित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार करती रही है और भविष्य में भी करती रहेगी। जो भी अधिकारी होगा, अगर उसका कोई कसूर है तो उसके ऊपर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए और होगी। किसी रूप में किसी अधिकारी को नहीं बख्शा जाएगा अगर किसी रूप में उसने कोताही बरतने का काम किसी भी युग में किया है। लेकिन सवाल तो यही आता है, जो अधिकारी रहे हैं, जिन्होंने एक तरीके से कसूर किया होगा, वो अब रिटायर हो चुके होंगे, क्योंकि ये बहुत पुराने मसले हैं। जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी नहीं थी, ये तब के मसले हैं और सारे मसलों को एक दिन में हल नहीं किया जा सकता। अब 2017 से हमारी सरकार आई है, तो निरंतर एक के बाद एक इशू को हल करने का कार्य उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। उत्तर प्रदेश बड़ा सूबा है, 75 जनपद हैं, 403 विधानसभा क्षेत्र हैं, 80 लोकसभा के क्षेत्र हैं। क्षेत्रफल के लिहाज से बड़ा है और आबादी के लिहाज से बड़ा है और राजनीतिक लिहाज से महत्वपूर्ण है। आज 2026 में हम बैठे हैं और अगले वर्ष 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी है और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि वो विकास के नाम पे वोट देगी और भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व तरीके से विजयी बनाने का काम करेगी। मंसूरी जी, अगर मेरी आवाज आपको मिल रही हो तो आपसे समझना चाहेंगे कि जो उत्तर प्रदेश में अवैध अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं उसको AIMIM किस तरह से देख रही है? जी भाई, देखिए ऐसा है कि एक तरफ से काम नहीं चलता है, दोनों तरफ से बात करिए। क्योंकि ये जो अमित चौधरी जो हैंगे, इन्होंने जो करा एक तरफ से, और जज जो उनको हटा दिया गया है, ये गलत है ना? गलत है नहीं, क्या गलत है? आपकी बात आधी अधूरी समझ में आ रही है। मतलब ये गलत क्या है इसमें? अगला आदमी गया वहां पर अतिक्रमण हटाने, अगर सामने से पत्थर चले, गोलियां चली, तो क्या करेगा पुलिस वाला? तो डायरेक्ट गोली चला देगा, लोगों को मार डालेगा। आप बताएं क्या करना चाहिए? कोर्ट ने जब उसको बुलाया, कोर्ट ने बुलाया, जब उसको दी तो उसको रास्ते जाता कोर्ट को हटा दिया गया, जज साहब को हटा दिया गया है। ऐसा क्यों? और जज साहब जो फैसला दे रहे हैं तो जज मानना चाहिए। मनमानी ना चलाइए। अवैध जो भी करे, अवैध जो भी हो उसको हटाइए, उसको गिरा दिए। जिसके नाम हो उसको गिराइए। ये नहीं कि बाप के नाम है तो बेटे को गिरा दे रहे हैं मकान। नहीं, तो जो अवैध कब्जे करता है वो तो ऐसे ही बनाता है ना, बेटे ने किया, बाप के नाम पे बनवा दिया, माँ के नाम पे बनवा दिया। और छोड़िए मस्जिद, मदरसे और जो मज़ारे हैं वो तो इतनी संख्या में है कि कुछ कहने की बात नहीं। मतलब हर कहीं चले, सरकारी अस्पताल उसके अंदर, यूनिवर्सिटी उसके अंदर, सड़क है, फ्लाईओवर नया बना उसके ऊपर। अवैध नहीं होती है। अरे कब्जा अवैध होता है, नहीं होता है? होती है, उसकी लिखा पड़ी होती है। कब्जा तो अवैध ही होता है ना। देखिए, अवैध जो हैगी तो सैकड़ों मंदिरें ऐसी हैं कि जो रोड पे बनी अवैध हैगी। सैकड़ों मस्जिद आपके हैं यूपी में। तो ये है कि एक तरफ ना देखो,
देखो तो सब तरफ एक तरफ देखो, जो भी आक्रमण है सबको हटाइए। ठीक है, आपकी आवाज और ज्यादा बेहतर है, इसका प्रयास किया जाएगा। अविरल जी, AIMIM के जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं हाजी रबीउल्ला मंसूरी जी, उनका आरोप है कि बीजेपी की सरकार दो तरह के चश्मों से काम कर रही है। आप भेदभावपूर्ण कार्रवाई करते हैं। नहीं, देखिए, नंबर एक तो ये है कि मुझे लग रहा है हाजी साहब को कुछ डाउट है या वो कंफ्यूजन में है, वो अपनी बात भी नहीं कह रहे हैं। और उसके साथ साथ जहां तक हाजी साहब का विषय, तो वो मुझे नहीं लगता ये कुछ भी आरोप लगा रहे हैं, ये खुद ही विषय को समझ नहीं पा रहे हैं कि विषय क्या है। क्योंकि जहां तक विषय है हाजी साहब का, तो हाजी साहब सम्मानित है, हम सम्मान करते हैं हाजी साहब का, और इनकी पार्टी का और ज्यादा सम्मान है। और असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब हैं, अब ये सामाजिक सौहार्द काफी ज्यादा बनाते हैं। वो तो इनका इतिहास रहा है कि सामाजिक सौहार्द बनाने का इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से काम किया है। अब जहां तक विषय भारतीय जनता पार्टी का, तो निश्चित रूप से हम तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका सम्मान करते हैं। और जहां तक विषय है कार्रवाइयों का, कार्रवाई अपराधी पे होती है, अपराधी के ऊपर कार्रवाई होती है, होनी चाहिए और भविष्य में भी होती रहेगी। और किसी अपराधी को किसी रूप में नहीं बख्शा जाएगा। एक और चीज मुझे जो इनकी समझ में आई, इनका आरोप यह है कि ट्रांसफर कर दिया गया। इस चीज को स्पष्ट जान लेना चाहिए, ये पर्टिकुलर जो मामला है तो उन्होंने इस तरीके का फैसला किया। कोई दो राय नहीं ना, अपराधी के सिवा उसके घर वालों को दिक्कत कर रहे हैं वो गलत हैगा, उसके बहन भाइयों की दिक्कत कर वो गलत है, उसके नाम मकान नहीं है, उसके मकान गिरा रहे हैं वो गलत हैगा। हाजी साहब, मैं आपके साथ हूँ, आपकी बात के साथ मैं हूं, एकदम सही बात है, बिल्कुल सही आपने चिंता की। लेकिन इस चीज को आप बताइए, जहां तक विषय है एक तरीके से अतिक्रमण का, अब अगर अवैध कब्जा कर रखा है तो अवैध कब्जा तो हटाना पड़ेगा। और अवैध कब्जे में कोई भी नहीं रह सकता, अवैध कब्जे में कोई भी नहीं रह सकता, कब्जा हटना चाहिए। उसके लिए हम बिल्कुल आपके साथ हैं, ये कि अवैध जो हो वो हटाने, सब हटाना चाहिए। बस एक चश्मे से न देखें आप, एक नजर नहीं, दोनों नजर देखिए, सबको देखिए, जो हो उसको हटा दिए। नहीं देखिए, उससे कोई हम लोग कोई आपत्ति नहीं ना, गलत है क्या? नहीं देखिए, विकास, देखिए एक चीज और समझनी पड़ेगी शेखर जी, मैं इस विषय को उठाना भी चाहूंगा। जब विकास दुबे पे कार्रवाई हुई तो ये नहीं बोले, न AIMIM सामने आई, न समाजवादी पार्टी इस विषय में बोलेगी। विकास दुबे का विषय किसी को याद नहीं है, विकास दुबे के विषय पे कोई नहीं बोलना चाहता, केवल इसी मुद्दे को उठाने का काम करते हैं। और जो वन साइडेड बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ पूर्ण रूप से गलत है। अपराधी अपराधी है, अपराधी को हम जाति से नहीं जोड़ते हैं, इस चीज को समझ लेना चाहिए। और जहां तक अपराधी का विषय है, बलात्कारी का विषय है, क्रिमिनल का विषय है, हार्डकोर क्रिमिनल का विषय है, माफिया गुंडे अपराधी का विषय है, और राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी, कानून विरोधी, संविधान विरोधी का विषय है, समाज विरोधी व्यक्ति, दंगाई व्यक्ति का विषय है, वो हम उसी दृष्टि से देखते हैं और कठोरतम कार्रवाई करते थे, करते हैं और निश्चित रूप से भविष्य में भी करते रहेंगे। आप अविरल जी, एक ठीक है हाजी साहब, मैं आऊंगा आपके पास सवाल लेके। गलत है तो गलत है हाजी साहब, मैं आपके पास सवाल लेकर के आऊंगा, तब बताइएगा अपनी बात। अभी जरा अविरल जी से पहले हम एक सवाल और ले लेते हैं, इनसे पूरी बात हो जाने दीजिए। अविरल जी, जो बात हाजी साहब ने अपनी बात में जोड़ी थी कि जिस व्यक्ति ने गोली चलाई, अदालत ने बुलाया, जज का ट्रांसफर हो गया, जज को हटा दिया, वो बात अधूरी रह गई, उस बात को भी पूरा कर दीजिए, फिर हाजी साहब के पास आ रहा था। एकदम सही बात है, इन्होंने इस विषय को उठाया। ये असल में इन्हें अजीब सा इसलिए लग रहा है क्योंकि उन्होंने फैसला दिया था, फैसला जजेस देते हैं, सभी जजेस देते हैं, हर कोर्ट में निरंतर डिसीजंस और जजमेंट्स आते हैं। अब उसके बाद ये पर्टिकुलर विषय था, पर्टिकुलर विषय के आधार पर मीडिया ने कवरेज कर दी। अब मीडिया ने जब कवरेज कर दी तो वो जज हाईलाइटेड हो गए। अब जब वो जज हाईलाइटेड हो गए तो कुछ लोग मीडिया संस्थान नाम पकड़ के बैठ गए। अब जब उनका ट्रांसफर हुआ, एक रूटीन ट्रांसफर, एक रेगुलर ट्रांसफर हुआ, तो उस मुद्दे को अखबारों ने छाप दिया, टीवी चैनल्स पे चला दिया कि एक तरीके से जिन्होंने जजमेंट दिया था, ये विषय उठाया था, उनका ट्रांसफर हो गया। अब इस मुद्दे को पकड़ के विपक्ष बैठ गया कि इसीलिए ट्रांसफर हो गया। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, रूटीन ट्रांसफर्स सबके होते हैं, हर विभाग में होते हैं ट्रांसफर्स, वो एक विभागीय विषय है, वो मंत्रालय से संबंधित विषय है और विभाग से संबंधित विषय होते हैं। और जहां तक विषय पर्टिकुलरली है ट्रांसफर का,
अन्य जजेस के भी ट्रांसफर होते हैं? क्या उत्तर प्रदेश में एक ही जज का ट्रांसफर हुआ? क्या इन्हीं का ट्रांसफर पूरे उत्तर प्रदेश में हुआ है आज तक? आजादी से आज तक हाई कोर्ट के जजेस के भी ट्रांसफर हुए हैं, प्रमोशंस भी हुए हैं, हाई कोर्ट से वो सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं, वो सीजे हाई कोर्ट भी बने हैं, वो सीजेआई तक भी पहुंचे हैं, लेकिन वो एक अलग रूटीन प्रोसेस तो जाती है। लेकिन ये पर्टिकुलर मामला सामने आ गया तो इसे पकड़ लिया, इसे उठा लिया, राजनीतिक मुद्दा बना लिया। देश भर में बहुत से डिस्ट्रिक्ट जजेस के ट्रांसफर आज भी हो रहे होंगे, इन्हें आंकड़े निकाल के देख लेना चाहिए सभी राज्यों के। तो निश्चित रूप से ये होता रहता है। इस विषय को राजनीति में घसीटना और जुडिशरी को अपने राजनीति में ला करके उसे घसीट के अपमानित करना न्याय प्रणाली को, न्यायपालिका को, मैं समझता हूं वो ठीक नहीं है। न्यायपालिका का सम्मान करना अनिवार्य है। और एक तरीके से अगर बात कर जाए लोकतंत्र के चारों स्तंभों की, मीडिया का भी सम्मान करना अनिवार्य है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, लेकिन मीडिया को एक गोदी मीडिया कह देते हैं, जुडिशरी का सम्मान नहीं करते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इनके पक्ष में फैसला सुनाते हैं तो बढ़िया है, लोकतंत्र बच गया। जिस दिन खिलाफ फैसला जाए लोकतंत्र समाप्त हो गया। अब रही बात एग्जीक्यूटिव की, वो भी एक स्तंभ है, मजबूत स्तंभ है लोकतंत्र का। एग्जीक्यूटिव को तो कुछ मानते नहीं है क्योंकि वो तो अफसर हैं और ये सब नेता हैं, तो उन्हें उनकी तो सुनेंगे नहीं। अब बात आती है लेजिस्लेचर की, तो लेजिस्लेचर का कोई सम्मान ही वैसे ही नहीं करेंगे क्योंकि ये विपक्ष में है। तो ये कहते हैं पक्ष से सवाल पूछना अधिकार है और निश्चित रूप से अधिकार भी पूछे, लेकिन इतना सम्मान अनिवार्य है कि कांग्रेस पार्टी के नेता अभी सहारनपुर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बन गए, वो राहुल जी ने, प्रियंका जी ने, सबने प्रचार भी किया। इमरान मसूद साहब वो बोटी बोटी तक का बयान दे दिए थे। तो मैं समझता हूँ राजनीति में शिष्टाचार बहुत अनिवार्य है और लोकतंत्र के सभी स्तंभों का सम्मान बहुत आवश्यक है। ठीक है हाजी साहब, देखिए आपके जो तमाम सवाल थे उसका जवाब अविरल जी से लिया है। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि जिस तरीके से अवैध अतिक्रमण होता है, खास तौर से जो बाहरी देशों से हिंदुस्तान में आकर के लोग घुसपैठ करके आते हैं, उनको बड़े ही चैनलाइज तरीके से न सिर्फ बसाया जाता है बल्कि यह काम भी होता है कि अवैध जमीनों, मतलब सरकारी जमीनों पर उनको कब्जा करने में ऐसे बहुत सारे स्थानीय पार्षद हो गया या जो नेता हो गए बड़े, ऐसे लोग कौम का नाम लेकर के और उनको बसा देते हैं। टेलीविजन डिबेट में आप कह रहे हैं कि आप अतिक्रमण अवैध जो है उसको हटाने के खिलाफ, मतलब साथ में हैं, लेकिन हकीकत जब ग्राउंड पे जाते हैं तो ऐसा दिखता क्यों नहीं है? कि देखिए ये बसाया किसने है, ये पहले बात देखिए। पहले अंदर आने के लिए किसने दिया है? ये सरकार की ड्यूटी है। और आप तो अपने एक फौज के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि ये बात के लिए कि सेना हमारी अंदर कैसे आ गई, वो ये जो घुसपैठी आ गए कैसे आ गए अंदर? अरे घुसपैठी इसलिए आ गए, दिए ना, उस घुसपैठी इसलिए आ गए क्योंकि पश्चिम बंगाल भी आपिल दिए। अरे घुसपैठी इसलिए आ गए क्योंकि उनको घुसपैठ करनी थी। पश्चिम बंगाल में एक रास्ता नहीं है और जो रास्ता, जिस जगह पे फेंसिंग होनी है, जिस जगह पे बीएसएफ को लगना है, उसके लिए ममता बनर्जी ने जगह नहीं दी। अरे जमीन पे ही लगेगी ना फेंसिंग, तो वो जमीन ही दी पश्चिम बंगाल सरकार ने, तो कहां लगा देंगे? घुसपैठ हो रही है। अच्छा, हम कह रहे हैं कि घुसपैठ आज का मसला नहीं है, लगातार होती चली आ रही है। सवाल इस बात का है, आर्मी जो है कि सेंटर बिहार में है ना, आर्मी तो सेंटर बिहार में, वो ममता क्या करे इसमें? जितने नेपाल से सटे हुए जिले हैं उत्तर प्रदेश में, वहां पर जब छापे पड़े, वहां पर जब जांच हुई, तो ज्यादातर जो जगह पाई गई हैं अवैध अतिक्रमण के रूप में या सरकारी जमीन पर कब्जे के रूप में, या तो वहां मस्जिद बनी थी या मदरसा बना था या मजार बनी थी। अच्छा, ये कश्मीर में आपकी सरकार है, ये कश्मीर में कैसे अंदर आते हैं? वहां से उधर से कैसे आते हैं? अरे तो मेरा कैसे आ जाएंगे? हमारी कमी है ना कुछ, उस कमी पे, की कमी उस है, कमी पे जवाब ले लेंगे, उस कमी पे जवाब ले लेंगे। जो सवाल मैंने रखा है उसका जवाब तो दे दीजिए। बताइए। मैं कह रहा हूं कि सरकारी अस्पताल, वहां पे अवैध अतिक्रमण, सरकारी यूनिवर्सिटी उसमें अतिक्रमण, बॉर्डर से सटे इलाके नो मैंस लैंड तक में अतिक्रमण, और जो मिल रहा है वो मस्जिद, मजारें और मदरसे, और फिर जब उनको हटाया जा रहा है तो बवाल। देखिए मस्जिद तो खैर
गलत नहीं होती है कि वो तो बिना पैसा दिए लिखा भी नहीं होती थी पहले। और स्कूल है, अस्पताल है और मजार है, ये तो जो अवैध है उसको आप गिरा सकते हैं, इससे कोई मना थोड़ी कोई। हम आप साथ में आपके, वो हम लोग साथ में, इसी पर सुनिए, गलत गलत रहेगा। अविरल जी, अब दो चीजें हैं आपके सामने। एक तो यह है कि घुसपैठ जो हो रही है उसका इल्जाम सरकार पर है, एक बात, एक हिस्सा यह है इनके जवाब का। और दूसरा यह है कि जो अवैध है उसको आप गिराइए, AIMIM आपके साथ में है। जी, अगर ये देखिए कहते हैं कि ये साथ में है तो इनका हृदय से आभार, हृदय से धन्यवाद। अगर ये इस बात को कह रहे हैं कि हमारे साथ हैं तो ये हमारे साथ हैं या नहीं मुझे नहीं पता। अगर ये कह रहे हैं कि ये हमारे साथ हैं तो मैं समझता हूँ कानून के साथ हैं, क्योंकि हम कानून के आधार पर चल रहे हैं, संविधान के आधार पर चलने का कार्य भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कर रही है और संविधान को हम सर्वोपरि मानते थे, मानते हैं और मानते रहेंगे। और जहां तक विषय इनके सवाल का और अतिक्रमण का, तो अतिक्रमण जहां होगा, जिसने किया होगा तुरंत ढाया जाएगा, तुरंत हटाया जाएगा। अवैध कब्जा मुक्त उत्तर प्रदेश का निर्माण होना अनिवार्य है और उत्तर प्रदेश को एक तरीके से मजबूती के साथ अगर आगे बढ़ाना है, विकास करना है, पब्लिक जो संपत्ति है, एक तरीके से सामाजिक संपत्ति है, सरकारी संपत्ति है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, अगर उसको कोई डैमेज करता है, नुकसान पहुंचाता है, तो मैं समझता हूं उसी की निजी संपत्ति से उसकी भरपाई होना भी अनिवार्य है। क्योंकि अन्यथा अगर इसी प्रकार चलता रहा तो सबकी आदत हो जाएगी कि वो दंगा करेंगे, दंगाई एक तरीके से बने रहेंगे और दंगा करते रहेंगे और दंगे एक तरीके से बढ़ते जाएंगे प्रदेश में। तो ये उत्तर प्रदेश में नहीं चलने दिया जाएगा। पहले की सरकार में हुआ होगा, होता रहा होगा, लेकिन अब नहीं है, ना था, ना है, ना होगा। 2017 से तो है नहीं, और जब तक हमारी सरकार है तब तक नहीं होगा। और हमारी सरकार तब तक रहेगी जब तक उत्तर प्रदेश में अच्छी कानून व्यवस्था रहेगी, और हमेशा हम कानून व्यवस्था को अच्छा रखना सुनिश्चित रखेंगे। तो हमेशा उत्तर प्रदेश में आप बार-बार कानून व्यवस्था का जिक्र कर रहे हैं, कानून व्यवस्था का आप जिक्र कर रहे हैं। शारिक साठा जो भागा है, शारिक साठा जो आता हूं, शारिक साठा जो भागा है वो 2020 में भागा है और फर्जी पासपोर्ट के सहारे भागा है। सरकार तो आपकी ही थी। नहीं, देखिए किस स्तर पे त्रुटि रही, किन लोगों की मिलीभगत रही, कौन लोग उसमें शामिल रहे होंगे और किस तरीके से फर्जीवाड़ा संभव हो पाया, इसकी जांच होना अनिवार्य है। जांच के पश्चात सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, बिल्कुल स्पष्ट सामने आ जाएगा कि कौन कौन और भी लोग इसमें शामिल रहे होंगे, यहाँ कौन मास्टरमाइंड बैठे हैं, किस तरीके से कितने और लोगों से कनेक्शंस हैं, कितने और भी लोग शामिल हैं। सबके कनेक्शंस निश्चित रूप से सामने आएंगे। कोई गरीब हो, अमीर हो, किसी रूप में एक तरीके से राजनीतिक तौर पे कमजोर हो या शक्तिशाली हो, या किसी पार्टी से उसका राजनीतिक संबंध हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क इस चीज से पड़ता है, अगर वो अपराधी है, उसने अपराध किया है, तो उस पर कठोरतम कानून के तहत एज पर द लॉ कार्रवाई होनी चाहिए और होगी। हाँ, आज लेकिन चर्चा में जो है वो तथ्य नहीं आ रहे हैं, ना आपकी तरफ से आ रहे हैं, ना हाजी साहब रख रहे हैं, क्योंकि कार्रवाई होगी, गुनाहगारों को पकड़ा जाएगा, ये सब भविष्य वाली बातें हैं। मैं चाह रहा था कि कुछ लिस्ट वगैरह अगर आपके पास हो तो आप उसका भी जिक्र करें, लेकिन अभी फिलहाल हाजी साहब के पास जाते हैं। हाजी साहब आता हूं मैं आपके पास, कह रहे हैं हाजी साहब, आता हूं मैं। हाजी साहब अपनी बात रखें आप। जी, ऐसा है कि कुलदीप सेवर जो 9 जिले में रहते हैं, अपराधी है बहुत बड़ा, समझो पहले, अभी तक उसका मकान क्यों नहीं गिराया गया? क्या बात है? इतना बड़ा अपराध करा है और रह रहा यूपी में। अविरल जी बताएं। इन्होंने कहीं कुलदीप नहीं, देखिए अपराध को कुलदीप सिंह सेंगर का नाम खत्म करो। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कुलदीप सिंह सेंगर का नाम लिया, कार्रवाई की बात कही। नहीं, सही, बिल्कुल सही बात है आपकी हाजी साहब, मैं इसमें डिनाई नहीं कर रहा। आपने कार्रवाई की बात कही, अपराधी का मकान गिर जाएगा तो वो भी एक अपराधी है। एक नहीं, सैकड़ों अपराधी ऐसे हैं जो गिना देंगे। देखिए मैंने 3 चीज कही थी, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं उन चीजों को। हाजी साहब आप लिख के रख लीजिए, इसी के आधार पर मकान गिरेगा, गिरता है या होगा। बिल्कुल स्पष्ट है। नंबर 1, अगर किसी ने अवैध कब्जा किया है तो मकान ढाया जाएगा, वो संपत्ति ढाई जाएगी, हटाया जाएगा, अवैध कब्जा। नंबर 1। नंबर 2, अगर किसी तरीके से बिल्कुल एक सेकंड हाजी साहब, एक सेकंड। हमने ये नहीं कहा
कि अगर किसी ने कोई भी क्राइम किया है, वो अगर कोर्ट में भी मामला चल रहा है तो तुरंत हम जाके ढा देंगे, ऐसा नहीं मैंने कहा। मैंने बिल्कुल स्पष्ट कहा है, अगर किसी ने अवैध निर्माण किया है उठाया जाएगा। नंबर 2, अवैध कब्जा है तो संपत्ति कब्जा मुक्त कराई जाएगी। नंबर 3, अगर बात कर जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में अगर कोई भी सामाजिक संपत्ति को, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है, क्षति पहुंचाता है, तो उसकी भरपाई उसी के जेब से की जाती है, उसी की संपत्ति से की जाती है। ये बिल्कुल स्पष्ट है। 3 कैटेगरी है, इसके बाहर कोई कैटेगरी नहीं है। और साथ साथ जहां तक विषय है, किसी का अगर केस कोर्ट में चल रहा है, जी देखिए, अगर किसी का केस कोर्ट में चल रहा है तो कोर्ट डिसाइड करता है सजा देना। सरकार का काम सजा देना नहीं है। और एक और चीज, हाजी साहब, आप तो मैं समझता हूं संविधान के पैरोकार होंगे। अगर आप संविधान के पैरोकार हैं, कानून के पैरोकार हैं, तो कोर्ट में भी दोनों पक्षों को सुना जाता है। और मैं एज ए स्पोक्स पर्सन ऑफ बीजेपी नहीं, बल्कि एक तरीके से निजी तौर पर भी इस बात को कहना चाहूंगा, आप कम से कम YouTube पे जाइए और ऐश्वर्या सेंगर है, कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी हैं, जो कह रही हैं, क्योंकि कहना सबके दोनों पक्षों का अधिकार है और कोर्ट दोनों पक्ष को सुनता है, तो ऐश्वर्या सेंगर के विषय को भी सुना जाना चाहिए। उन्होंने जिस तरीके से कहा, और उन्होंने कहा कि अगर कोई भी सबूत हो तो सामने लाया जाए, हालांकि वो कोर्ट का विषय। अच्छा ठीक है अविरल जी, मैं आता हूँ आपके पास, आता हूँ अविरल जी, आता हूँ। आपने जवाब दे दिया। हाजी साहब, ऐसा है कि आप चर्चा में भी अतिक्रमण कर रहे हैं। मैंने आज चर्चा रखी है अतिक्रमण के मसले पे। आप कभी कुलदीप सेंगर पे चले जा रहे हैं, कभी दाहिने जा रहे हैं, कभी बाएं जा रहे हैं। अब आप टिक के रहिए एक जगह। ऐसा है कि मैं पहले सवाल सुनिए। अरे जवाब कैसे देंगे जब सवाल नहीं सुनेंगे? तो सुनिए पहले सवाल। सवाल यह है कि बहराइच के जिला अस्पताल में अवैध अतिक्रमण हटाया गया। जो हटा वो मजार थी। संभल में अवैध अतिक्रमण हटाया गया। जो हटाया जा रहा है वो मस्जिद है। अभी जो दंगा हुआ 2024 में, जिसको लेकर के पीड़ा है, जिस मामले का जिक्र कर रहे थे, उसका जो मास्टरमाइंड है, उसकी कुर्की की कार्रवाई हुई तो भी दिक्कत है। तो भाई ये दिक्कत तो बढ़ती ही जा रही है। नहीं, जो वहां पर वो आएगा मस्जिद पे, ये सुबह 7 बजे जो वहां जाके सुबह 7 बजे कोर्ट कौन खुल जाता है? सुबह 7 बजे लेकर फोन पहुंच जाना कहीं पर है? नहीं, सरकार तो 24 घंटे 365 दिन काम करती है हाजी साहब। ऐसा थोड़ी होता है कि सरकार सो जाए, रात में कोई आगे चला जाए। नहीं, सरकार के काम करने। अभी AIMIM आपकी पार्टी आई नहीं है सत्ता में पूरी तरह से। आप ओवैसी साहब से पूछिएगा। सरकार, ओवैसी साहब 24 घंटा काम करते हैं। सरकार 24 घंटा काम करती है। 24 घंटा काम नहीं, कोई किसी को इन्फॉर्म देता है, जब कहीं जाता है तो कहीं इन्फॉर्म देता है कि भाई मैं अब आ रहा हूँ यहाँ जांच करने के लिए, तो बिना पूछे आप पूरा फोन लेके और तो वहां पर जय श्री राम लगाते हुए चले आ रहे होगे, तो दंगा तो पैदा कर रहे हैं आप ना। कौन जय श्री राम कहते हुए आया? ये कुर्की वाले पुलिस वाले थे। नहीं, जो कुर्की के लिए पहुंचे, पुलिस भी थी, पब्लिक भी थी, पुलिस भी थी, पब्लिक भी थी। और वहां के तुम्हारे कहने के वो भी थे। कौन थे? पुलिस, पब्लिक और वकील साहब थे। अरे तो वकील तो कोर्ट का आदेश है, जब तामीर कराया जाएगा, जब उसके आदेश की तामील होगी तो वकील तो होगा ही होगा। जी नहीं, वकील होगा, सही है। तो सुबह जो आप इन्फॉर्म करता कहेंगे भाई हम लोग आ रहे हैं जांच और करने, नोटिस में चस्पा हुई थी कि आ जाओ। अरे कुर्की से पहले नोटिस वगैरह सब चस्पा होती है। ऐसा थोड़ी हवा में हो जाएगा काम। नहीं, वहां कोई नोटिस नहीं थी, कोई टाइम नहीं था। और वो सब कागज दिखा रहे हैं, सब कुछ दे रहे कि 50-60 साल पुरानी कोर्ट कागज दिखा रहे हैं। अरे तो भाई 50-60 साल पहले आपने वन क्षेत्र की भूमि पे कब्जा कर लिया, सरकारी जमीन पे कब्जा कर लिया, प्रतीक जमीन पे कब्जा कर लिया, तो ऐसा थोड़ी कि 50 साल के बाद हटाया नहीं जाएगा। हटाया तो जाएगा ही। 50 साल क्या 100 साल हो जाए, जो भी हटाया जाएगा। अरे गलत काम कर रहे थे तब जिसने नहीं देखा नहीं देखा। जो पेपर बने हैं सरकारी बने हैं ना, वो तो जो अपने घर में तो बनाए ना, कोर्ट ने ही पेपर दिया बना के ना।
अभी जो सरकारी दस्तावेज में है वो पड़ती की जमीन है। अगर पड़ती की जमीन पे आपने मकान बनाया है तो आप उसकी रजिस्ट्री करा ली। सरकार भाई पैसा आपको दिया जाएगा तो आप मना थोड़ी कर देंगे। सरकार पैसा ले लेती है, भैया आओ तुम रजिस्ट्री करा लो। और अविरल जी कह रहे हैं ऐसे लोगों पे कार्रवाई करेंगे, लेकिन रिटायर हो गए तो नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है, अरे इसका मतलब ये थोड़ी है कि कहीं पे भी उनको सजा देना चाहिए ना। अरे इसका मतलब ये थोड़ी है कि गलत काम आप करते चले जाएं। मुसलमान तो इस देश का जिम्मेदार नागरिक है ना। गलत कोई नहीं करता है, गलत कोई नहीं करता है। हाँ। मतलब कहने का कोर्ट जो है जब ऐसी कर रहा है तो उसकी जिम्मेदारी है ना, उससे भी तो सवाल कर सकते हैं ना। अच्छा, तो ये कोर्ट में आपने क्यों नहीं कहा? कोर्ट में कहा था, दलील रखी है आपने? है कि लोग नई नई बस्ती पूरी बसाए हुए हैं, वोटर लिस्ट वगैरह सब चली है, पूरा एरिया जो आदमी गिरा दे रहे हैं वहां पर, जो गरीब आदमी हैं उनको कहीं जाने की रास्ता मिलेगी नहीं मिलेगी? बसा भी रही है सरकार, लखनऊ में ही बसाया है, बसंत कुंज योजना में बहुत सारा वो बसाया है। गोमती के किनारे से जब हटाया है तो बसाया भी है, और गरीबों के मकान ही बन रहे हैं, उनको पक्के मकान बना करके दे रहे हैं। ये तो कह रहे हैं। अविरल जी क्या कर रहे हैं आप? ऐसी जमीनों को खाली करा के क्या कर रहे हैं, बताइए हाजी साहब। देखिए, शासन के विषय एक तरीके से खाली करा के हम तो अपने पास कुछ नहीं रख रहे हैं। योगी जी तो कुछ नहीं रख रहे हैं। योगी जी तो संत हैं, गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं, और योगी जी के पास तो कुछ है नहीं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की अगर बात कर जाए, हमारे पास तो पार्टी के पास चुनाव लड़ने लायक पैसा नहीं होता। जनता कार्यकर्ता सब इकट्ठा होकर सहयोग करके चुनाव हम लड़ते हैं। अब रही बात इनकी आरोपों की, तो उसे रख के तो हम बैठ नहीं जाते हैं संपत्ति को। वो उसमें निश्चित रूप से वो जनता के हित में काम आती है, जनता के लिए लगती है निश्चित रूप से वो, और वहां लोग बसाए भी जाते हैं। जो आपने फैक्ट दिया उसके साथ साथ ये बहुत से जगह पे है, कई जिलों में है, निरंतर वहां लोग बस भी रहे हैं। और रही बात बसाने की, एक चीज बिल्कुल स्पष्ट ये जान ले, ये कह रहे थे लोग बेघर हो जाएंगे, परिवार बेघर हो गए, परिवार बेघर हो जाएंगे, परिवार का क्या होगा? हमने ही बसाया। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से केंद्र सरकार ने चला करके मोदी जी के नेतृत्व में शौचालयों का निर्माण भी कराया, गांधी जी के सपनों को पूर्ण करने का काम भी किया, और उसके साथ साथ आवास योजना के माध्यम से देश भर में आवास बनवाने का काम किया, पक्के मकान गरीब को देने का काम किया। प्रदेश में भी आवास योजना के माध्यम से आवास योजना शहरी और आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से ग्रामीण अंचल और शहरी क्षेत्रों में निश्चित रूप से जिस तरीके से आवास योजना के लाभार्थी हैं वो सबके मध्य में हैं, और उन्हें पैसा मिलता है, उनका आवास बनता है, पक्के मकान मिलते हैं। ये दुर्भाग्य है इस देश का और प्रदेश का कि आजादी के 60 साल के बाद भी किसी रूप में कोई विकास नहीं किया था प्रदेश में, और लोग बेघर थे। आज भी कच्चे मकानों पर रहने में मजबूर थे। आज ये परिवर्तन आया है मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के मार्गदर्शन में। लेकिन अविरल जी यहाँ पे एक सवाल, नहीं ठीक है, वो आप योजना ठीक है, लेकिन एक सवाल तो फिर यहाँ पे खड़ा होता है। ऐसा है कि जिन जगहों से अवैध अतिक्रमण आप हटा रहे हैं, मतलब शारिक साठा जैसा एक आध आदमी आप छोड़ दीजिए जो अपने दस्तावेज वगैरह इस तरीके से तमाम एक रखे हैं, लेकिन मैं ये जानता हूं, आप भी जानते हैं, पूरी की पूरी अवैध कॉलोनियां बसी हुई हैं, और वो अवैध कॉलोनियां जिन्होंने बसाई हैं उनको भी आप जानते हैं। अब सवाल इस बात का है कि एक अवैध कॉलोनी आप हटाइए, अतिक्रमण हटाइए, वो तो समझ में आता है, जो वहां पर बसे हुए हैं उनको तो आप बाकायदा प्राधिकरण, आपके अलग अलग जिलों के प्राधिकरण या जो पीएम आवास बन रहे हैं, आप तो उनको अथॉरिटी के साथ में कागज पत्तर देकर के बसाने का काम कर रहे हैं। कार्रवाई करिए ना उन पे, उनको देश से बाहर करिए, प्रदेश से बाहर करिए, उनको तो आप और ज्यादा मजबूती के साथ बसाए दे रहे हैं। अब मुफ्त का राशन अलग दे रहे हैं, काम धाम कुछ नहीं, किसी को नहीं। अरे आप देखिए बहुत सारे ऐसे हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपका एक तरीके से विषय सही है। जहां तक एक तरीके से अवैध कॉलोनियों का सवाल है, तो अवैध कॉलोनियां किसी रूप में एक तरीके से नई ना बसे, इसकी भी हम चिंता कर रहे हैं। और जो आपने बहुत सारी जगह देखा होगा, रेलवे की जगह को कब्जा के बैठ जाते हैं, जमीन वो रेलवे की है लेकिन वो कब्जा के बैठ जाएंगे। तमाम सारे मंत्रालयों की जमीन होती है, अलग अलग विभागों से संबंधित जमीन होती है, उसे कब्जा लिया जाता है, सरकारी भूमि को उसे कब्जा के बैठ जाते हैं। आपने उसको खाली कराया, अच्छी बात है, लेकिन खाली करा करके पीएम आवास योजना में आपने उसको मकान दे दिया, तो कागज पत्तर समेत आपने स्थायी रूप से उसको बसा दिया। और ये जो रेलवे किनारे बसे हैं, ये कौन है, ये तो आप भी जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल निश्चित रूप से।
और एक ही प्रकार के लोग हैं, सारे एक ही प्रकार के लोग हैं। आप रेलवे की अरे तो जमीन में देखिए, मैं यही कह रहा हूं ना कि बीजेपी उनको हटाने का काम कर रही है कि पूरी तरीके पक्की तौर पे बसाने का काम कर रही है? नहीं, आवास योजना के माध्यम से एक अलग तरीके से घर देने का काम किया जाता है। उनके सारे एक तरीके से कागजात के साथ उनके आधार कार्ड है और जितने भी उनके निजी दस्तावेज हैं उसके माध्यम से उन्हें चेक करके निश्चित रूप से वेरीफाई करके किया जाता है। और ग्रामीण स्तर पे भी जो किया जाता है वो तो बिल्कुल पुख्ता ही होता है। और शहरी क्षेत्र में भी ऐसी कोई त्रुटि ना हो, इसे सुनिश्चित करने का काम किया जाता है। नहीं, जो बात आप कह रहे, देखिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे देखिए जनता आज की बहुत समझदार है। अगर मैं सवाल छोड़ दूंगा, कुछ भी डिस्काउंट दूंगा तो फिर लोग सवाल उठा देंगे मेरे ही ऊपर। देखिए रायबरेली का बगल का जिला है, बगल में रायबरेली का जिला है, 50,000 से ज्यादा वहां पर जन्म प्रमाण पत्र बन गए, उनके आधार कार्ड बन गए, तरह तरह के जितने दस्तावेज होते हैं वो सब आप मान लीजिए सब बना रहे हैं, बन गए। मतलब अच्छा, आप जो भी कागज देख करके चेक करके उनको मकान दे रहे हैं, वो कागज उन्होंने बनवाए फर्जी हैं। एक तो जिसने अवैध कब्जा किया उसकी हिम्मत का आप सोचिए, और उसको उठा करके अगर आप पक्का पट्टा दे रहे हैं तो फिर आप उसकी मदद कर रहे हैं या उसको हटा रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं। नहीं देखिए, कागजों को वेरीफाई करना बहुत जरूरी है और किसी का फर्जी कागज दस्तावेज ना चले, इसे भी हम सुनिश्चित कर रहे हैं। एसआईआर से क्यों पेट में दर्द हो रहा है? एसआईआर से पेट में दर्द आखिर लोगों को क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है कि फर्जी मतदाता सामने आ रहे हैं, फर्जी लोग सामने आ रहे हैं। अब उनका बैकग्राउंड भी चेक होगा, वो फर्जी मतदाता है कौन, वो फर्जी लोग हैं कौन। तो इससे कुछ लोगों को पेट में दर्द हो रहा है, उन्हें होता रहे, इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हाँ, इस देश में वही रहेगा जो घुसपैठिया नहीं है, सभी सम्मानित देश के नागरिक हैं, सभी रहेंगे। घुसपैठिया कोई इस देश में ना रहे, ये सुनिश्चित करने का काम हम कर रहे हैं और भविष्य में और बड़े स्तर पे करेंगे। और राष्ट्रीय स्तर पे हमारे स्पष्ट मानना है, अमित शाह जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि ये देश धर्मशाला नहीं है, किसी घुसपैठिए को तो बहुत इस देश में नहीं रहना दिया जाएगा। तो चीज है, आज इस चर्चा में यही चीज तो सेंटर में आ गई है। आप भी कह रहे हैं हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, इन्होंने कहा, उन्होंने कहा। लेकिन जो धरातल पर दिख रहा है, मैं केवल एक ही उदाहरण लेता हूं, इसी शहर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का ही ले लेता हूं। आपने अकबर नगर नाम के एक इलाके को ध्वस्त किया, आज वहां पर पूरा एक वन डेवलप किया जा रहा है, हरित वन वहां डेवलप किया जा रहा है, दिख भी रहा। लेकिन जो लोग वहां से हटाए गए, जो वहां पर बसे हुए थे और ज्यादातर उसमें अवैध घुसपैठिए ही थे, उन सबको ले जाकर के अगर एक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान दे दिए गए हैं और जिस दर पे दिए गए हैं, राशन उनको आप पहले से दे रहे हैं, तो अब सवाल यह है कि इनको मतलब इनके लिए फिर बचा क्या? ये तो आ ही गए थे, वही भार था। मकान पक्का आपने दे दिया, जो उनको कील कांटा दुरुस्त तो नहीं था उसको आपने दुरुस्त करके दे दिया, भोजन पानी आप दे ही रहे हैं, गैस का सिलेंडर उज्ज्वला योजना में पा गए होंगे, अब ये जाएंगे यहां से, ये कैसे जाएंगे? नहीं, एनआरसी से पेट में दर्द क्यों होता है? देखिए, एनआरसी से पेट में दर्द लोगों को क्यों होता है? वो इसीलिए तो होता है। एनआरसी यहाँ उत्तर प्रदेश में कहां हो रही है अविरल जी? कौन सी एनआरसी हो रही है? अभी नहीं हो रही है, अभी नहीं, वही मैं कह रहा हूं, अभी नहीं हो रही है। जब चर्चा आती है तब पेट में दर्द इसीलिए होता है क्योंकि ये इन लोगों पे कार्रवाई हो जाएगी। अब रही बात एसआईआर की, एसआईआर से भी लोग चिन्हित तो हुए हैं, फर्जी मतदाता भी चिन्हित हुए हैं, फर्जी लोग भी चिन्हित हुए हैं। अब सबको देखा जाएगा, सबकी वोट भी कटी है। और रही बात वेरीफाई करने की कागजों की, किसी का फर्जी दस्तावेज नहीं चलेगा, दस्तावेज वेरीफाई होंगे और किसी प्रकार से किसी घुसपैठियों को गलत तरीके से इस उत्तर प्रदेश में नहीं बसने दिया जाएगा, हमारा बिल्कुल स्पष्ट मानना है। और राष्ट्रीय स्तर पर भी नहीं बसने दिया जाएगा। और रही बात बंगाल की, बंगाल में अभी चुनाव है, तो बंगाल में भी निश्चित ही हमारी पार्टी की सरकार बन रही है, भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है। लेकिन वहां की सरकार ने क्या किया है? वहां की सरकार ने घुसपैठियों को बसाने का काम किया है, बड़े स्तर पे किया है। और होम मिनिस्ट्री किसके हाथ में है? ममता बनर्जी के हाथ में है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हो, डीजीपी हो, चीफ सेक्रेटरी हो, होम सेक्रेटरी हो, हम पश्चिम बंगाल और बात अलग चली जा रही है, बात अलग चली जा रही है। अविरल जी, आप वापस आइए उत्तर प्रदेश पर। आप ये बताइए कि गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, बस्ती, श्रावस्ती, ऐसे तमाम जिले हैं जहां नो मेंस लैंड से लेकर के और अपने हिंदुस्तान के अंदर की सीमाओं तक
अवैध रूप से न सिर्फ कब्जा है बल्कि वहां पर इस तरीके से कब्जा किया गया है कि आप या आपका मतलब एडमिनिस्ट्रेशन हटाने में बताने में छींकें आ रही हैं, नहीं हट रहे हैं साहब वो। नहीं देखिए, एक दिन में ये जो प्रोसेस है पूरा नहीं किया जा सकता, समय लगता है, समय लग रहा है, समय लगेगा। और उसके साथ साथ अच्छी गवर्नेंस देने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है, हर क्षेत्र में कर रही है। और इस विषय को भी तत्काल निश्चित रूप से समाप्त किया जाएगा, निस्तारित होगा। और ऐसे लोगों को चिन्हित करके सामने लाके फर्जी दस्तावेज वालों को निश्चित ही इन्हें जेल तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। जिनके फर्जी दस्तावेज हैं कोई नहीं बचेगा, सब पे कार्रवाई होगी, कठोरतम कार्रवाई होगी, सबके वेरिफिकेशन होंगे, सबको वेरीफाई किया जाएगा और जांच के आधार पे सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। यही आपकी मांग है, यही मेरी मांग है, यही हमारी भारतीय जनता पार्टी की मांग है, यही आपके करोड़ों करोड़ दर्शकों की मांग है। आपके करोड़ों दर्शक। संभल में डेमोग्राफिक चेंज हो गया है। अविरल जी, आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, संभल की स्थिति को आप समझ रहे होंगे कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व भी संभल को लेकर के, ये पूरा जो है संभल है, सहारनपुर है, मुरादाबाद है, इन सब जगहों को लेकर के कितना चिंतित है, वेस्ट की बेल्ट को लेकर के कितनी चिंता है शीर्ष नेतृत्व को भी। तो ऐसे में जब संभल जैसे इलाके में पूरी पूरी डेमोग्राफी चेंज हो जाए और जो आप अवैध अतिक्रमण हटा भी रहे हैं, कोई आदमी 150-200 फुट आगे निकल आया है, 10 फीट 20 फीट आपने उसका मकान गिरा दिया नक्शे से, लेकिन वो एज इट इज बसा हुआ है। वही हाजी साहब कह रहे थे कि 50 साल से 60 साल से वो बसा 50 साल पहले भले हो, आज उसकी पीढ़ियां बदल गई। एक तो जमीन पर अवैध रूप से कब्जा, कब्जे के बाद उसने पीढ़ियां बदल गई, वो दस्तावेज भी दिखा रहा है, अब तो तीसरी चौथी पीढ़ी के दिखा रहा है। कैसे होगा? और डेमोग्राफी चेंज, 93% आबादी आपका हिंदू बोर्ड लगा करके वहां से चला गया कि यह मकान बिकाऊ है। यह स्थिति है संभल में। जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी, हाँ जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल आ रही है जी। देखिए, जहां तक बिल्कुल देखिए जहां तक विषय है ऐसे लोगों के ऊपर कठोरतम कार्रवाई करने का, तो सबको देखा जाएगा, जांच के आधार पर कार्रवाई होगी। जो आपने बात कही शीर्ष नेतृत्व की, निश्चित रूप से हम चिंतित हैं। मैं खुद भी हालांकि पश्चिम उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखता हूं, जाट कम्युनिटी से बेसिकली ताल्लुक रखता हूं। और जहां तक विषय है वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का डेमोग्राफिक चेंज का, वो हो रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, स्पष्ट है। और देखा जाएगा जो भी फर्जी लोग हैं यहाँ, कौन लोग हैं कौन नहीं है, उसके आधार पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। किसी को उत्तर प्रदेश में नहीं बख्शा जाएगा। और रही बात विपक्ष की, विपक्ष तो अपना नैरेटिव सेट करने का पूर्ण रूप से जिस तरीके से कार्य करता है वो तो सबके मध्य में है। ये अपना नैरेटिव सेट करने का काम करते हैं, करते थे, करते हैं, करते रहेंगे, करते रहें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अविरल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हाजी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हाजी साहब से हमारा संपर्क दोबारा हो नहीं पाया कुछ तकनीकी वजहों के चलते, लेकिन ये था कि हाजी साहब अपनी बात रख करके ही इस चर्चा में गए। जो बातें थी उसमें मैंने अविरल जी से जवाब लेने की कोशिश, लेकिन कुल मिलाकर के 2-3 चीज़ें हमें समझनी होंगी। एक तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी या योगी आदित्यनाथ की सरकार, योगी आदित्यनाथ खुद मुख्यमंत्री के रूप में अवैध अतिक्रमण पर भरपूर पुरजोर प्रहार कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन उस कार्रवाई का नतीजा ये है कि जो आदमी यहाँ बैठा है वो यहाँ से उठ करके यहाँ आ जा रहा है, वो यहाँ से उठ करके वहाँ चला जा रहा है। यही हो रहा है। किसी का मकान उसने आगे बढ़ा करके बनाया हुआ है, आपने उसके मकान दुकान को 10-20 फीट आगे से तोड़ भी दिया, गिरा भी दिया, फिर भी वो मौजूद है। सवाल इस बात का है कि जो इस देश का है नहीं, जो इस देश का होगा भी नहीं, हम उसको पाल रहे हैं, पोस रहे हैं। और उसके ऊपर तुर्रा यह है कि रायबरेली जैसे जिले में 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, नागरिकता वगैरह वगैरह सारे इस तरीके के कागज बन रहे हैं। 800 शहर हैं पूरे भारत में। आप कल्पना कीजिए कि क्या स्थिति बनेगी। स्थिति यह बनेगी कि एक दिन इस तरीके के जो लोग हैं वो एक मुश्त खड़े होकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत को ध्वस्त करने की ऐसी षड्यंत्र करेंगे कि आपके लिए कोई गली मोहल्ला सुरक्षित नहीं होगा। अगर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार वास्तव में कार्रवाई कर रही है तो पूरी कर दे। आधा अधूरा सच और अधमरा सांप दोनों खतरनाक होते हैं। नमस्कार।
व्यक्ति को माननीय न्यायालय सीजेएम संभल स्थित चंदौसी के आदेश के अनुपालन में कुर्क किया जाता है।